प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष पुनः 3 निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रत्येक रविवार के अनुसार 3 कुंडलियों का चयन हुआ है। उन्हीं की आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। कुंडलियों में बन रहे कुछ विशिष्ट योगों की भी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको भी बस केवल ये करना है कि आप प्रत्येक वीडियो देखते ही है, उसमें अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान, उसके साथ में एक जो आपका प्रमुख प्रश्न हो वो आप लिखकर भेजें, जिससे आपको आपकी कुंडली का जो अध्ययन है रविवार के दिन अगर आपका चयन हो तो आपको वीडियो मिल सके। 3 3 वीडियो, 3 3 कुंडलियां ली जाती है, तो उससे आपको शीघ्र ही आपका नाम मिल जाएगा, आपका भी चयन होकर आपकी भी कुंडली का अध्ययन हो जाएगा। बाकी प्रत्येक वीडियो में आपको कमेंट करना रहेगा, तो वो काम आप करते रहा करें। बाकी आइए अब बिना विलंब के हम आज की जन्म कुंडलियां जो 3 चुनी गई है उनका अध्ययन करते हैं। ये जो कुंडली आप देख पा रहे हैं जातिका की कुंडली है। जन्म के डिटेल से यहां आप देख पा रहे हैं। यहां आप देखेंगे कि कुंडली बनी है सिंह लग्न सिंह राशि की। अब सिंह लग्न सिंह राशि, वैसे तो जब तत्व के आधार पर एक ही लग्न राशि हो जाए तो अच्छा होता है। सिंह लग्न पे स्वभाव भी रहता है कि थोड़ा सभी को अपने अनुसार लेकर चला जाए, अपने अनुसार आगे बढ़ाया जाए, जिम्मेदारियां उठाई जाए, ये प्रभाव सिंह में अधिक होता है। यहां फिर एक बात यह भी है कि लग्न का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजित है। लग्नेश का चतुर्थ में होना दर्शाता है कि वैसे यह अधिकतर जन्म स्थान से दूर ले जाने का प्रभाव देता है, कहीं बाहर ले जाकर जोड़ता है, तरक्की के लिए अच्छा होता है, सुख सुविधा के लिए अच्छा होता है। लेकिन यह जरूर देखने को मिला कि लग्नेश चतुर्थ में हो और वो कोई पापक ग्रह हो तो जीवन काल में जो अन्य लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। ऊपर से फिर आप देख पा रहे हैं सूर्य जो है यहां पर शनि के साथ में है। अब सूर्य शनि का योग आप जानते हैं, ये योग भी जितना भी जाति का काम करे उसके बदले में जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कुछ मात्रा में कमी ही करता है, जिसके कारण जातिका को मतलब अपने कार्य का पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता। कई बार घर परिवार में भी किए गए कार्य में मान सम्मान जो अन्य से मिलना चाहिए उसकी कमी रहती है। ये सूर्य लग्न का स्वामी है और शनि सप्तम का स्वामी है, और इन दोनों का यहां साथ में बैठना इस बात को दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ये मध्यम प्रभाव देने वाला है। जीवन साथी से भी जो एक सपोर्ट की स्थिति बननी चाहिए वो थोड़ी कम रहती है। हालांकि ये जरूर है कि यहां पर आप देख पाएंगे तो इसे कंफर्म करने वाले बहुत सारे ग्रह योग है। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं कि जन्म स्थान से दूर वाली जो बात करी उसमें चतुर्थ का स्वामी मंगल कुंडली के 12वें भाव में विराजित है। माफ कीजिएगा, चतुर्थ से 12वें में विराजित है, यानी कुंडली के तीसरे भाव में विराजित है। अब आप जानते हैं कि जब भी चतुर्थ का स्वामी अपने से 12वें में होता है तो ये कई बार जन्म स्थान से दूर ले जाना, विजय से जोड़ना, बाहर से जोड़ना, इस तरह के काम ये कर देता है। तीसरे भाव का मंगल वैसे पराक्रमी होता है, मेहनती बनाता है, लेकिन ये तुला राशि में है। तुला राशि में होने से ये भी वैवाहिक जीवन में अनुकूल प्रभाव नहीं देता, वैवाहिक जीवन में कमजोरी वाला प्रभाव देता है। फिर ये मंगल के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऐसी स्थिति में किसी को धन आदि उधार देने से बचना चाहिए। दिए हुए पैसे कई बार वापस नहीं मिल पाते, तो उससे बचना चाहिए। फिर आप अगर देखेंगे तो जो मैंने विवाह की बात करी सूर्य शनि से, वही विवाह वाली स्थिति लग्न का चंद्रमा भी दर्शाता है। मैंने बताया आपको कि लग्न का चंद्रमा वैवाहिक सुख के लिए बहुत शुभ नहीं होता, ये मिले जुले प्रभाव देता है। भले ही एक शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम पे आना शुभ मानी गई है, लेकिन उसके बाद भी चंद्रमा जैसे ग्रह का सप्तम भाव से संबंध अनुकूल परिणाम देता नहीं देखा गया, तो ये एक थोड़ी कमजोरी रहती है। बल्कि व्यर्थ में संदेह और एक तनाव वाला प्रभाव ये चंद्रमा की दृष्टि सप्तम में क्रिएट कर देती है। फिर आपने देखा कि गुरु भी यहां पर, अब जातिका की कुंडली है तो गुरु पति का कारक बनता है। गुरु का कुंडली के अष्टम भाव में होना, भले अपनी राशि में हो लेकिन अष्टम भाव में होना इन्हें जरूर रहस्यमयी विषयों में रुचि प्रदान करेगा ये गुरु, क्योंकि गुरु यहां वक्री अवस्था में अपनी राशि में है। अब अष्टम में वक्री अवस्था में है, अपनी राशि में, थोड़ा कमजोर प्रभाव जरूर हो जाएगा। राहु के साथ भी है यहाँ पर ये गुरु, तो गुरु राहु का योग आध्यात्म में, ज्योतिष में रुचि अच्छी प्रदान करेगा। उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए ये गुरु का प्रभाव अच्छा है। यहाँ नवमांश में भी गुरु केतु सूर्य सब साथ में नजर आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि गुरु का जो प्रभाव है ये यहाँ इन्हें
आध्यात्म में, ज्योतिष में, रहस्यमयी विषयों में जोड़ने का काम करेगा। और बल्कि जातिका इन चीजों को सीख भी पाए, ये भी बात बोली जा सकती है। मतलब जातिका ज्योतिष को, ओकल्ट साइंस को, और तंत्र मंत्र आदि जैसे विषयों को सीख पाए, ये प्रभाव बनता है। इसे और दर्शाने का काम जो है आप देख पाएंगे यहाँ चंद्रमा करता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव का भी स्वामी है। 12वें का स्वामी होकर ये चंद्रमा लग्न में विराजित है। ऐसे व्यक्ति को अच्छा हीलर बनाता है ये चंद्रमा। मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी जुड़े उसे ये व्यक्ति मतलब उसकी परेशानियों को दूर करने का काम करे। ये बोल सकते हैं कि ये जातिका जिनसे भी जुड़ेंगी उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य करे, उन्हें सही मार्ग दिखाए, उनकी चिंताओं से उनको मुक्त करे। ये प्रभाव ये चंद्रमा दे रहा है। बाकी तो मैंने बताया गुरु राहु में ज्योतिष या आध्यात्मिक विषयों में जुड़ने का प्रभाव होता है। हाँ, यहाँ पर देखिए विदेश में जुड़ने के भी योग है, क्योंकि देखिए चतुर्थ का स्वामी अपने से 12वें में, 12वें का स्वामी लग्न में, साथ ही साथ यहाँ पर लग्नेश भी चतुर्थ में है, और गुरु जैसा ग्रह भी यहाँ पर राहु के साथ है, वो भी 12वें भाव, माफ कीजिएगा 12वें भाव की राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में है। तो ये परमानेंट बल्कि विदेश में बसने के योग भी बना देता है। तो यानी कहा जाए तो ओवरऑल कुंडली का जो प्रभाव है वो अच्छा है, बाहर से जोड़ने वाला है। आगे तो मंगल की दशा भी लगने वाली है। मंगल यहाँ पर आप जानते हैं कि ये यहाँ नवम का स्वामी होता है, तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए नवम भाव एक्टिव होना चाहिए। नवम भाव शुक्र केतु के अंदर भी एक्टिव होगा। तो यानी ये समय विदेश से जुड़ने के लिए, बाहर से जुड़ने के लिए अच्छे रहते हैं। जातिका को बाहर ले जाते हैं, बाहर से जोड़ के रखते हैं, और जीवन में सफलता भी कहीं बाहर ले जा करके दिलाते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है, जो यहाँ पर जातिका के लिए ओवरऑल अच्छी स्थिति बना रहा है, ज्योतिष और अन्य रहस्यमय विषयों में रुचि प्रदान कर रहा है। तो यानी ये प्रभाव अच्छा है। हाँ, ये है कि वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत सारे योग कमजोर है। ये स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर नकारात्मक प्रभावों को दे सकती है, लेकिन उसके बाद भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रभाव अच्छा भी। चंद्रमा 12वें का स्वामी है, तो ये रुचि प्रदान भी करता है ऐसी नई नई चीजों को सीखने के लिए। आगे मंगल भी नवम का स्वामी है, फिर राहु गुरु भी अष्टम में है। तो यानी राहु गुरु में तो प्रबलता के साथ इनकी रुचि इन सब क्षेत्रों में बढ़ेंगी, ये बात देखी जा सकती है। तो मतलब ओवरऑल यही कहा जाएगा कि जो योग है इनके, ये बिल्कुल इस तरह के है कि इनका मन रहस्यमय विषयों में, ज्योतिष आदि में लगेगा, और ये उसे सीखे भी, उसके भी योग यहाँ पर अच्छे मजबूत ही बने हुए हैं। फिर हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कुंडली अगर आप देखेंगे तो ये एक जातिका की जन्म कुंडली है, 8 अगस्त 1996, और ये डिटेल्स आप देख ही पा रहे ऊपर की ओर। कुंडली बनी है कन्या लग्न की, और राशि बनी है वृषभ राशि। समान तत्व के यहाँ पर लग्न राशि बने हैं, पृथ्वी तत्वीय लग्न, पृथ्वी तत्वीय राशि। तो ऐसी अवस्था में स्थिरता पूर्वक कोई भी काम करने के लिए प्रभाव अच्छा रहता है। यह जरूर है कि राहु के लग्न में होने से, हालांकि कन्या में राहु अच्छा माना गया, राशि में, कन्या राशि में राहु बैठा हो तो, लेकिन फिर भी राहु का अपना काम है थोड़ा चिड़चिड़ा और थोड़ा मतलब मन में अशांति वाला प्रभाव देना, अधिक सोचने वाला प्रभाव देना। ये लग्न का राहु वैसे तेज दिमाग का बनाता है, सभी चीजों को जल्दी सीख जाना, जल्दी कैप्चर कर लेना, ये राहु के प्रभाव में आता है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि राहु केतु कैसा प्रभाव देंगे, ये किसी राशि पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है कि वो किसकी राशि में बैठे, उसका प्रभाव कैसा आ रहा है, वो कितना बलवान है। यहां लग्नेश की राशि में राहु है, और लग्नेश जो बुध है वो कुंडली के 12वें भाव में विराजित है, जहां पर इसका प्रभाव थोड़ा मध्यम होता है। यह व्यर्थ के तर्क वितर्क मन में उत्पन्न करता है, व्यर्थ की चिंता मन में उत्पन्न करता है। चंद्रमा भी यहां देख पा रहे हैं कि उच्च राशि में होने से बलवान तो है ही, अपने नक्षत्र का भी है। ऐसी अवस्था में मन में अशांति का प्रभाव अधिक रहता है। यहाँ ये जो आप देख पा रहे सप्तम भाव में शनि केतु है, तो सप्तम भाव से जुड़ा एक भय जातिका के मन में रह सकता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी आप देख पा रहे हैं कि कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है। शनि का प्रभाव भी कुंडली के नवम पर आ रहा है, जो कि जातिका को चंद्रमा के चलते नेगेटिव थॉट अधिक प्रदान करे, चिंता अधिक प्रदान करे, ये बातें आ सकती है। नवमांश में भी आप देख पा रहे हैं चंद्रमा राहु का योग है। चंद्रमा हालांकि वर्गोत्तमी है, लेकिन फिर भी चंद्रमा राहु के साथ हो गया, जो कि एक प्रकार से मानसिक अशांति, चिंता को तो बढ़ा ही देता है। तो वो चीजें यहां पर आ रही है। फिर देखिए मंगल शुक्र का योग है। मंगल शुक्र का योग ज्योतिष में रुचि प्रदान करे, आध्यात्मिक क्षेत्रों से भी जोड़ने का काम करे, ये सब संभव है। शिव जी की पूजा कई बार ऐसे में मंगल शुक्र की युति में जातक जातिका अधिक करते, ये भी देखने को मिला। लेकिन एक बात क्या है कि मंगल शुक्र में थोड़ा क्रोध का प्रभाव देखने को मिला जातिका के स्वभाव में। कई बार कुछ मामलों में थोड़ा आलस का प्रभाव भी रहता है, और क्रोध में अगर किसी ने कुछ भी बोला तो क्रोध में उसके मुंह पर उसे उत्तर मिल जाता है। मंगल शुक्र के साथ में होने पर कई बार यह अधिक देखने को मिला। फिर एक बात यह है कि मंगल की दृष्टि लग्न पर आती है,
चतुर्थ में गुरु पर भी आती है। देखा जाए तो जातिका को सप्तम से जुड़ी चिंता है, ये तो नजर आता है। यहाँ शनि केतु है तो जातिका को डर रहे कि मतलब पता नहीं जीवन साथी कैसा रहेगा, आगे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नवमांश में भी लगभग यही स्थिति है, तो ये चीजें मन में अधिक आई, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। जब भी सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि पड़े तो इसे वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अलगाव वाली स्थिति या नकारात्मक स्थिति के रूप में भी देखा गया है। जैसे शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुरु पर पड़ रही है, तो शनि और मंगल की दृष्टि इस गुरु को कमजोर करेंगी। और यूं भी गुरु हालांकि अपनी राशि में है, चतुर्थ का गुरु अच्छा होता है, बलवान होता है, लेकिन फिर भी इन ग्रहों की दृष्टि हो जाने से, वक्री गुरु के होने से थोड़ा सा प्रभाव मध्यम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। और उस कारण से क्या होगा कि जातिका मतलब चिंतित रहेंगी, और साथ में वैवाहिक सुख भी जो अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। और एक और बात क्या आती है यहाँ पर, जैसे जातिका का मुख्य प्रश्न ये है कि कहीं यहाँ पर विवाह में कोई परेशानी आने की या जीवन साथी की आयु में कोई परेशानी आने के योग तो नहीं है। यानी सीधी सी बात है, जातिका का प्रश्न है कि विधवा होने के तो कोई योग नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए गुरु कुंडली के चतुर्थ में अच्छा होता है, सप्तमेश होकर बैठा है तो मैं कहूँ अच्छा ही है। लेकिन मंगल की जहां तक बात आएंगी तो मंगल का संबंध जब भी शुक्र से, गुरु से या सप्तम भाव के स्वामी से बनता है तो ये इस तरह का प्रभाव दे सकता है जिसमें जीवन साथी की आयु या स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं देखने को मिल सके। यहां सीधा सीधा तो ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए विवाह दो व्यक्तियों के लिए होता है, दो व्यक्तियों की कुंडली के प्रभाव से मिलता है। अगर मैं इनकी कुंडली से कह दूं कि हाँ मंगल और शुक्र का साथ में होना, यहाँ शनि केतु का सप्तम में होना और मंगल पर मतलब गुरु पर मंगल की दृष्टि का होना, ये जातिका को कहीं ना कहीं इस तरह का प्रभाव दे सकता है जिसमें जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, तो ये सरासर मतलब एक गलत ही होगा। क्योंकि पहली बात ये भी आती है इसमें कि शनि जिस भाव में होता है उस भाव की तो वृद्धि कर ही देता है, और गुरु की राशि में हो तो निश्चित रूप में कर देता है। तो शनि सप्तम भाव की वृद्धि करेगा तो जीवन साथी की आयु भी यहीं से देखी जाती है। ये ना समझे कि जीवन साथी की आयु के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा, ये तो विशेष स्थिति हो गई, जब पर्टिकुलर पूरी उनके लिए मैं विचार करूंगा तब की बात हो गई। लेकिन मुख्यतः तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उनके जीवन की स्थिति यहीं से नजर आएंगी। तो शनि केतु जैसे ग्रह है तो ये दर्शाते हैं कि उनके स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रहे, लेकिन आयु में कमी ये शनि नहीं दर्शाता। हाँ, मंगल का प्रभाव यहाँ गुरु और शुक्र दोनों पर आता है, जिसके चलते विवाह जब किया जाए तो जीवन साथी की कुंडली में आयु का विचार कर लिया जाए, जिससे ये जो मंगल और इसका प्रभाव स्वास्थ्य में खराबी दे सकता है वो कोई बड़ी समस्या न दे पाए और कोई खराबी स्वास्थ्य में भी देखने को न मिले। तो इतना विचार जब विवाह के समय हो जाएगा तो ये देखने को मिलेगा, कोई खराबी वाला प्रभाव भी नहीं रहेगा। हालांकि एक और बात है, वो क्या है कि वर्तमान में राहु की दशा है। अब मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि राहु की दशा में 100 विवाह करेंगे तो उसमें से 80 लगभग खराब होते नजर आएंगे, उसमें परेशानी ज्यादा नजर आएंगी। 20 ऐसे रहेंगे जो थोड़े ठीक रहेंगे, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं आएंगी। बाकी 80 में से 50 तो टूट जाएंगी और बचे हुए 30 में परेशानी रहेंगी, ज्यादा मनमुटाव या ज्यादा तकलीफ ही रहेगी। तो जातिका को सलाह तो यही दी जा सकती है कि राहु की दशा जब तक है तब तक यहां विवाह के लिए विचार न किया जाए, यानी 6 फरवरी 2028 तक यहां विवाह न किया जाए। अब मेरे लिए बोलना तो आसान है, लेकिन अगर आप उस तरह की स्थिति में देखेंगे तो जातिका के लिए तब तक 32 वर्ष के लगभग की आयु आ जाएंगी, जो यहां पर अब घर परिवार वालों की बात करेंगे तो वो तो बिल्कुल इतना समय रुकने के लिए तैयार तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कुंडली को देखा जाए तो यही एक इसमें सही नजर आता है कि जिसमें यहां राहु की दशा के अंदर विवाह न किया जाए, जब गुरु में गुरु लग जाए तब विवाह किया जाए तो बहुत अच्छा भी रहेगा, प्रभाव भी अनुकूल रहेगा। क्योंकि देखिए 32 वर्ष में समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी आयु नहीं रहेंगी, और आज के समय पर तो 32 वर्ष की आयु में नॉर्मल विवाह करते हैं, तो इसलिए यहाँ कोई समस्या की बात नहीं है। और यहाँ राहु की स्थिति को देखकर, दशा को देखकर और शनि केतु की स्थिति को देखकर लगता भी यही है कि अधिकतर प्रभाव वहीं पर बनना चाहिए। अभी शीघ्रता के योग भी नहीं है, और योग भी वहां पर 32 वर्ष की आयु में जब गुरु में गुरु लग जाएगा उस समय अवधि पर बनना चाहिए, जो अनुकूल रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और जातिका को अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे। कि गुरु की दशा में विवाह करेंगे तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जीवन साथी की आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए खराब प्रभाव नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे मैं आपको हर बार बता चुका हूं कि दशा का अपना काम होता है कार्य करने का। राहु की दशा में वो हर चीज संभव है जो आपने कभी विचार न करी हो, तो इसलिए राहु को अवॉइड कर देना ठीक रहेगा, भले कितना ही बलवान राहु क्यों ना नजर आता हो।
तो इस बात का ध्यान रखकर जातिका आगे बढ़े। बाकी तो फिर कुंडली मिलान पर एक बार ध्यान दे दिया जाए तो कोई समस्या की बात नहीं रहेगी। बाकी राहु में विचार विवाह का नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम तीसरी कुंडली की ओर बढ़े, तो तीसरी कुंडली आप देख पा रहे हैं। तीसरी कुंडली में यहाँ डिटेल्स तो आपके पास है ही, जातिका की ही कुंडली है ये भी। यहाँ कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न और मीन राशि की। तो ये कुंडली आप देखेंगे ये भी सेम तत्व के लग्न है, सेम तत्व की यहाँ पर राशि है। तो ये जीवन में तरक्की के लिए अच्छा होता है, लेकिन हर तत्व हर राशि अलग अलग प्रभाव रखती है। जैसे पहले वाले में स्थिरता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रभाव था, क्योंकि पृथ्वी तत्व था। यहाँ जल तत्व है, जल तत्व के अंदर मन में स्थिरता ही नहीं रहती, मन चंचल हो जाता है, अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना, ऐसी बातें बढ़ जाती है। ये चंद्रमा यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा माना गया है। हालांकि ये देखने को मिला कि शिक्षा में रुचि कम प्रदान करता है जब पंचम भाव में चंद्रमा होता है। ये तो है भी 0 डिग्री पर। हालांकि आप देखेंगे गुरु और चंद्रमा ने राशि परिवर्तन किया है। इनका मन तो बहुत कुछ सीखने को करेगा, लेकिन शिक्षा में ये पीछे रहे, ये बातें देखने को मिल सकती है। क्योंकि इनका जो ध्यान है केतु के चलते भ्रम में रहेगा। ऊपर से यहां ये देखने को मिल सकता है चंद्रमा शुक्र का योग मनोरंजन में और थोड़ा आराम पसंद जीवन में अपने सुखों की ओर अधिक ध्यान दिलवाए, जिस कारण से यहां इनका मन न लग पाए पढ़ाई की ओर, ये बातें देखने को मिल सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो कम से कम जितनी शिक्षा लेनी चाहिए उतनी तो ले ही लेंगे। हालांकि मैं ज्यादा ये कहूंगा कि फाइनेंस वगैरह का क्षेत्र यहां ज्यादा अच्छा आता है। वैसे तो मंगल का प्रभाव तीसरे भाव में गया है लग्नेश होकर के, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है अगर फाइनेंस वगैरह के क्षेत्र में जुड़ा जाए, तरक्की वहां भी मिलती है। हालांकि देखिए दशम का स्वामी यहाँ पर कुंडली के छठे भाव में है। छठा भाव वैसे तो रोग वगैरह को दर्शाता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि हाँ चलो डॉक्टरी के योग है, लेकिन उसके लिए इनका भी तो पढ़ाई में उतनी रुचि होनी चाहिए, तो वो कम नजर आती है, इसलिए डॉक्टरी वगैरह तो नहीं। शनि के चलते इंजीनियरिंग वाली फील्ड फिर भी एक बार ठीक आती है, लेकिन ज्यादा प्रभाव जो बन रहा है इस कुंडली में, इसे चंद्रमा शुक्र के चलते भी, केतु के लग्न में होने के चलते भी, मंगल का यहाँ तीसरे में जाने के चलते भी, कॉमर्स वाली फील्ड यहाँ अच्छी नजर आती है। उस फील्ड में आगे बढ़ना, बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा नजर आता है। यहाँ चतुर्थ का स्वामी भी छठे में है, तो जन्म स्थान से दूर रहना ही अच्छा है। भले ही नक्षत्र बताता हो पूर्वा भाद्रपद की बचपन में पढ़ाई के चलते कहीं बाहर जाना पड़े या बचपन से ही बाहर रहे, ये बातें आती है, वही अच्छा प्रभाव भी प्रदान करती है। और ये शनि भी यही दर्शा रहा है। गुरु की भी स्थिति लगभग इसी प्रकार की है कि कहीं बाहर रहकर तरक्की और भाग्य के लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। यहाँ ये बात जरूर है कि देखिए सप्तम भाव में राहु है, उसके पहले सूर्य, उसके बाद शनि, तो सब यहाँ तीनों भावों में पापक ग्रह है, जो वैवाहिक जीवन के लिए दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। एक और बात देखने को मिली कि जब केतु और राहु का प्रभाव, राहु केतु मतलब लग्न है, सप्तम से संबंध बनाए, तो ये माता पिता के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं देखने को मिला। मतलब माता पिता का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता जब भी लग्न और सप्तम में राहु केतु बैठे हो। विशेषकर अन्य ग्रह तो नहीं, लेकिन राहु केतु में अधिक देखने को मिला कि माता पिता का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रहता। इसी कारण से ये देखने को मिला कि जो जातक हो या जातिका, उनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्या रहती है। तो ये थोड़ा खराब रहता है। लेकिन हालांकि नवमांश में बुध गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ पे है, हालांकि शुक्र 12वें में है, अपनी राशि में है, तो कई बार विवाह के चलते बाहर जाना, विदेश जाना, क्योंकि यहाँ भी राहु विराजित है वृषभ राशि में, विवाह हो जाए लेकिन उसके बाद कहीं बाहर जाना हो जाए, विदेश जाना हो जाए, इस तरह की बातें भी आती है। फिर अभी एक बात देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर बुध की दशा भी लगने वाली है अगले वर्ष में। तो मैं समझता हूं कि बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग जो निर्माण कर रहा है, इसमें जातिका को फाइनेंस वाले क्षेत्रों में, कहीं अपनी वाणी अपनी बुद्धि से कोई काम करना हो, उस क्षेत्रों में सफलता अच्छी मिलेगी। बुध वक्री भी है, तो ठीक है, अच्छा प्रभाव देता है वक्री बुध, कार्य को अच्छी तरह करवाता है। तो मैं समझता हूँ ये बुध का प्रभाव अच्छा है, सूर्य के साथ भी है तो मजबूती है, कोई खराब नहीं है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि कुंडली तो मजबूत है, लग्नेश क्योंकि उच्च राशि में है तो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये भ्रम और चिंता के कारण कोई जगह मन ना लगे और ये मीन राशि में चंद्रमा शुक्र के चलते आलस आए, लापरवाही करे, वो चीजें बढ़ सकती है। इसका प्रभाव अनुकूल करना हो तो जरूरी यही है कि सूर्य को बलवान किया जाए, क्योंकि शाम का समय है तो सूर्य थोड़ा कमजोर हो ही जाता है। तो सूर्य को बलवान करेंगे, तो सूर्य को कैसे बलवान करेंगे? सूर्य को नित्य अर्घ्य दी जाए, सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, साथ ही साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाकर कुछ देर वहां पर आराम से बैठा जाए। गायत्री मंत्र का जाप करना भी यहाँ गुरु और सूर्य दोनों को बलवान करता है, दोनों के सकारात्मक परिणाम देता है, तो शिक्षा में तरक्की में अच्छे प्रभाव देंगे। विवाह के दृष्टिकोण से और अभी शिक्षा के दृष्टिकोण से गुरु को ही बलवान करना सबसे बढ़िया रहेगा। चाहे तो गुरु का रत्न पहना जा सकता है, हालांकि इतनी आवश्यकता नजर नहीं आती क्योंकि गुरु यहाँ पर 15 डिग्री पर है। क्योंकि गुरु को कई बार ज्यादा बलवान कर लिया जाए तो यहाँ पर केतु के चलते भी मतलब देखने को मिला कि
कद वगैरह तो अच्छा प्रदान कर दे, लेकिन फिर वो वेट बढ़ा देता है, जो कि इतना अच्छा नहीं होता। और चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है, यहाँ पर भाग्य का स्वामी है, चंद्रमा का रत्न पहनाया जा सकता है। ठीक है, अधिक सोचने का स्वभाव रहेगा, लेकिन वो थोड़ा स्थिर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ना, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, कमजोर हो रहा है, अपनी राशि में है लेकिन सूर्य के साथ में है, तो थोड़ा कमजोर हो गया है। तो इसे ठीक करेंगे तो प्रभाव अच्छा मिलेगा, तरक्की के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप प्रिय दर्शक को इनके विषय में कुछ बताना चाहे, इनके आगे के भविष्य के लिए, हालांकि मैं समझता हूं बुध की दशा है तो लाभ और सुखों के दृष्टिकोण से कोई खराब प्रभाव नहीं है, तरक्की ही ये बुध देने का काम करेगा। और विवाह के बाद कहीं बाहर से जोड़ देगा, जो कि अच्छा रहेगा। विवाह भी कोई विशेष खराबी वाला प्रभाव में नहीं है, क्योंकि सप्तम का स्वामी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, इस पर कोई पापक ग्रह का प्रभाव नहीं है, मजबूत स्थिति में है ये, तो ये अच्छा है। मतलब एक ठीक आयु में विवाह के योग्य बना देता है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी तो प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप भी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अपनी डिटेल से भेज दीजिए, जिससे आपका चयन होने की संभावना बढ़ सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।